गोलगप्पे खाने पर किस देश ने बैन लगा दिया है और क्यों? क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा देश है जहां डेड बॉडी की राख का सूप पिया जाता है? क्या आपको पता है कि बस में सीट बेल्ट क्यों नहीं होती है? क्या आप जानते हैं कि अगर जहाज में किसी की मौत हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? यकीनन आपने आज से पहले इतने अमेजिंग फैक्ट्स नहीं सुने होंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। फैक्ट नंबर 1, भारत में गोलगप्पा बहुत ही फेमस स्ट्रीट फूड है जिसे अलग अलग आकार और टेस्ट के साथ विभिन्न राज्यों में बहुत ही चाव के साथ खाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां गोलगप्पे बेचने और खाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है? दरअसल इस देश का नाम नेपाल है, जिसकी राजधानी काठमांडू में गोलगप्पे की बिक्री और खरीद गैर कानूनी है। असल में काठमांडू में कई दिनों से हैजा फैलने की समस्या बढ़ गई थी, जिससे पीड़ित लोगों की मौत होने से स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गई। नेपाल सरकार ने जब हैजा फैलने की वजह पर गौर किया तो उन्होंने पाया कि इस बीमारी से पीड़ित ज्यादातर लोग गोलगप्पे खाते हैं। सरकार ने शहर में गोलगप्पे बेचने और खाने पर पाबंदी लगा दी, क्योंकि गोलगप्पे का पानी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस पानी को चटपटा बनाने के लिए कई तरह के मसालों और एसिड का इस्तेमाल किया जाता है, जो पेट के पाचन तंत्र को प्रभावित करने के साथ साथ हैजा जैसी जानलेवा बीमारी फैलाने के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। अगर आप कभी नेपाल घूमने के लिए जाएं तो गलती से भी पानी पूरी या गोलगप्पे खाने के बारे में ना सोचें। फैक्ट नंबर 2, दुनिया भर के कई देशों में बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है ताकि वो पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई बीच में ही ना रोक दे, क्योंकि इसका सीधा असर बच्चे के भविष्य पर पड़ता है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां पढ़ाई पर भी टैक्स लिया जाता है। इस देश में अगर कोई बच्चा शिक्षित होना चाहता है तो उसकी फीस का लगभग 5% हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को दिया जाता है। यही वजह है कि पाकिस्तान में स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में बच्चों से ज्यादा फीस ली जाती है, जिसकी वजह से गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। हालांकि इससे पाकिस्तान सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें पढ़ा लिखा समाज नहीं बल्कि सरकारी खजाने में बढ़ोतरी होते हुए देखना पसंद है। हालांकि इस नियम से पाकिस्तान के बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती है, जबकि उच्च शिक्षा लेने के लिए बाहर जाने वाले छात्रों को भी सरकार को टैक्स अदा करना पड़ता है। फैक्ट नंबर 3, इस दुनिया में कई तरह के ब्यूटी कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें लड़के और लड़कियां हिस्सा लेते हैं। ठीक इसी तरह पालतू जानवरों के लिए भी ब्यूटी कॉम्पिटिशन या दूसरी तरह की प्रतियोगिताएं होती हैं, जिसमें सबसे बेहतरीन जानवर को विजेता घोषित किया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा शहर भी है जहां सबसे अगली डॉग के चुनाव के लिए प्रतियोगिता की जाती है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये अजीबोगरीब शहर कैलिफोर्निया में है, जिसे पेटालुमा के नाम से जाना जाता है। इस शहर में हर साल एक प्रतियोगिता करवाई जाती है, जिसमें सबसे बुरी शक्लें या शरीर वाले कुत्ते हिस्सा लेते हैं। इसके बाद उन सभी कुत्तों में से किसी एक कुत्ते को प्रतियोगिता का विजेता बनाया जाता है, जो दूसरे कुत्ते के मुकाबले सबसे अगली होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस शहर में पिछले 50 साल से इस अजीबोगरीब प्रतियोगिता को करवाया जा रहा है, जिसमें हिस्सा लेने के लिए स्थानीय लोग जानबूझकर बेकार शक्ल वाले कुत्तों को पालतू बनाते हैं। साल 2022 में अगली डॉग का टाइटल जीतने वाले कुत्ते का नाम मिस्टर हैप्पी फेस है, जिसकी गर्दन और चेहरे का हिस्सा पूरी तरह से टेढ़ा है और ये चीज उसे विश्व में सबसे बदसूरत बनाती है। फैक्ट नंबर 4, हर बच्चा अपने बचपन में चाबी वाले खिलौनों से जरूर खेलता है, जिसमें चाबी भरने के बाद खिलौना काफी देर तक अपने आप हिलता या गाना बजाता रहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए साल 1910 में स्विट्जरलैंड में एक अनोखा पंखा बनाया गया था, जो चाबी की मदद से चलता था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उस पंखे का नाम वाइंड अप और क्लॉक वर्क था, जिसे ई पिलार्ड नाम की कंपनी ने बनाया था। ये एक छोटा टेबल फैन था जिसे गार्डन या उन जगहों पर इस्तेमाल किया जाता था जहाँ बिजली का कनेक्शन नहीं होता था। ये पंखा एक बार चाबी भरने पर लगभग 30 मिनट तक नॉन स्टॉप चलता था, जिसकी वजह से उस दौर में इस पंखे की डिमांड काफी ज्यादा थी। हालांकि बीते वक्त के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस होती चली गई और लोगों ने नए तरह के पंखों का यूज करना शुरू कर दिया। लेकिन ये चाबी वाला पंखा आज के दौर में ही कई जगहों और लोगों के लिए मददगार साबित हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, आपने अक्सर सुना होगा कि मसाज करने से न सिर्फ शरीर की थकान दूर होती है बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में कई तरह की अजीबोगरीब मसाज की जाती हैं, जिनमें से एक है पाब्लो मसाज। इस मसाज का आनंद उठाने के लिए आपको थाईलैंड जाना होगा, जहां बैंकॉक और पटाया जैसे शहरों में पाब्लो मसाज बड़े पैमाने पर की जाती है। इस मसाज के लिए मरे हुए जानवरों के सींगों का यूज किया जाता है, जिन्हें आग की मदद से अंदर से गर्म किया जाता है। फिर उन गर्म सींगों को शरीर के विभिन्न अंगों में चिपका दिया जाता है, जो वैक्यूम की वजह से काफी देर तक त्वचा से चिपके रहते हैं। पाब्लो मसाज से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, जबकि त्वचा पर डेड सेल्स भी आसानी से निकल जाती हैं। इसके अलावा ये मसाज मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने के साथ साथ मानसिक शांति पहुंचाने का काम भी करती है।
जिसकी वजह से मसाज ले रहे व्यक्ति को बहुत अच्छा फील होता है। थाईलैंड में कई लोग सड़क किनारे पाब्लो मसाज का लुत्फ उठाते हुए देखे जा सकते हैं, जिनमें पुरुषों की संख्या सबसे ज्यादा होती है और वो अपने पीठ और कंधे के दर्द से राहत पाने के लिए पाब्लो मसाज लेते हैं। फैक्ट नंबर 6, आमतौर पर भारत में फुल मून के दिन नॉनवेज नहीं खाया जाता है क्योंकि इसे धार्मिक रूप से अच्छा नहीं समझा जाता है। लेकिन फुल मून पर नॉनवेज ना खाने का लॉजिक सिर्फ आस्था से ही नहीं बल्कि साइंस से भी जुड़ा होता है। दरअसल फुल मून की रात पृथ्वी पर चंद्रमा का ग्रेविटेशनल पुल ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर उस रात व्यक्ति नॉनवेज खाता है तो उसे डाइजेस्ट कर पाना शरीर के लिए मुश्किल हो जाता है और इसकी वजह से इंसान की तबीयत भी खराब हो सकती है। डेनमार्क ने अपने देश के नागरिकों की सेहत और सुरक्षा का ध्यान रखते हुए एक अनोखा नियम बनाया है, जिसके तहत फुल मून की रात किसी भी व्यक्ति को नॉनवेज खाने की इजाजत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इस नियम की अनदेखी करते हुए नॉनवेज बनाता या खाता है तो उस स्थिति में व्यक्ति को दोषी मानते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाता है। यही वजह है कि डेनमार्क में फुल मून की रात लोग वेजिटेरियन फूड खाते हैं, जबकि होटल और रेस्टोरेंट में भी ग्राहकों को शाकाहारी भोजन ही सर्व किया जाता है। फैक्ट नंबर 7, यूँ तो हमारे देश में बंदरों के आतंक से कई शहर परेशान हैं, जहां बंदर अपने पूरे झुंड के साथ घरों के अंदर तक पहुंच जाते हैं। लेकिन इन बंदरों को भगाने के लिए किसी को नौकरी पर नहीं रखा जाता है, बल्कि लोग अपनी सूझबूझ से खुद ही बंदरों को भगाने की कोशिश करते हैं। हालांकि भारत के संसद भवन में बंदरों का आतंक इतना ज्यादा बढ़ गया था कि सरकार को इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए कुछ लोगों को ही नौकरी पर रखना पड़ा, जिनका काम सिर्फ बंदरों को भगाना है। ये लोग संसद भवन के आसपास गार्डन में दिन भर निगरानी करने का काम करते हैं और जैसे ही उन्हें कोई बंदर दिखाई देता है तो वो लंगूरों की आवाज निकालकर बंदरों को दूर भगाने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, इन लोगों को कुछ स्पेशल गन भी दी गई है, जिससे फायर करने पर जोरदार आवाज आती है। बंदर उस आवाज को सुनकर डर जाते हैं और गार्डन से दूर भाग जाते हैं, जबकि बंदरों को भगाने के बदले उन कर्मचारियों को हर महीने 18,000 रुपए सैलरी दी जाती है। इस बात से आप समझ ही सकते हैं कि बंदरों ने संसद में कितना आतंक मचाया होगा, जिसकी वजह से सरकार को उन्हें भगाने के लिए लोगों को नौकरी पर रखने की जरूरत पड़ रही है। फैक्ट नंबर 8, सर्दी के मौसम में कई लोग वेज या नॉन वेज सूप पीना पसंद करते हैं, जो शरीर को गर्माहट देने के साथ साथ खांसी और जुकाम जैसी समस्या से छुटकारा दिलाने में मददगार भी साबित होता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे सूप के बारे में सुना है जिसे बनाने के लिए राख का यूज किया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि अमेरिका के वेनेजुएला और ब्राजील के जंगलों में यानोमामी नाम की जनजातीय समूह के लोग रहते हैं, जो कई सदियों से प्राचीन परंपरा का पालन करते आ रहे हैं। इस जनजातीय समूह की एक प्रथा के अनुसार जब किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो उसके शव को आग में जला दिया जाता है। इसके बाद शव की उस राख को इकट्ठा कर लिया जाता है और कच्चे केले के साथ पकाकर एक सूप तैयार किया जाता है, जिसे मृतक के परिवार के सभी लोग पीते हैं। इस जनजाति के लोगों का मानना है कि डेड बॉडी की राख से बना सूप पीने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है, जबकि उसका आशीर्वाद जीवन भर परिवार के लोगों को मिलता रहता है। यही वजह है कि यानोमामी ट्राइब के लोग मृत व्यक्ति को जलाने के बाद उसकी राख का सूप बनाकर पी जाते हैं, जिसे दाह संस्कार से जुड़ी बहुत ही अहम परंपरा माना जाता है। फैक्ट नंबर 9, आपने देखा होगा कि किसी भी 4 पहिया वाहन में सीट बेल्ट की सुविधा दी जाती है, जिसे पहनकर यात्री एक्सीडेंट के दौरान सुरक्षित रह सकता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बस में सीट बेल्ट की सुविधा क्यों नहीं दी जाती है, जबकि उसमें कई लोग यात्रा करते हैं? दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह बस की लंबाई और डिजाइन है, जिसकी वजह से उसकी हर सीट पर बेल्ट की सुविधा नहीं दी जाती है। बस को इस तरह से बनाया जाता है कि उसमें एक साथ ज्यादा से ज्यादा लोग सफर कर सकें, जबकि उसमें अंदर काफी ज्यादा स्पेस भी होता है। ऐसे में अगर किसी वजह से बस का एक्सीडेंट हो जाता है तो टकराव की वजह से यात्रियों को गंभीर चोट नहीं आएगी और न ही झटके की वजह से बस के कांच को तोड़ते हुए सड़क पर गिरेंगे। इसके ठीक उल्टा अगर बस में सीट बेल्ट की सुविधा दी जाती है तो उसे पहनने की वजह से आपातकालीन स्थिति में यात्रियों को बस से बाहर भागने में वक्त लगेगा, जिसकी वजह से उनकी जान को खतरा हो सकता है। यही वजह है कि बस में सिर्फ ड्राइविंग सीट पर ही बेल्ट की सुविधा मौजूद होती है, क्योंकि ड्राइवर सबसे आगे बैठता है और एक्सीडेंट की स्थिति में वो सबसे पहले कांच तोड़कर बाहर सड़क पर गिर सकता है। इसके अलावा अगर बस में सीट बेल्ट की सुविधा दी जाएगी तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग लागत बढ़ जाएगी और उसकी वजह से बस की कीमत में भी बढ़ोतरी होगी। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बस में यात्रियों के लिए सीट बेल्ट की सुविधा नहीं होती है, जो काफी हद तक सही भी है। फैक्ट नंबर 10, इस दुनिया में लगभग हर देश सामान के ट्रांसपोर्ट और यात्रा के लिए समुद्री जहाज का यूज करता है, जो यातायात का सबसे पुराना और सुलभ साधन है। आज भी कई लोग जहाज में यात्रा करते हैं, जो बहुत लंबी होती हैं। यही वजह है कि हर साल लगभग 200 लोग समुद्र में जहाज पर यात्रा करने के दौरान दम तोड़ देते हैं।
ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है कि समुद्र के बीचों बीच जहाज पर मरने वाले लोगों की डेड बॉडी के साथ क्या किया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि जो विशाल आकार के क्रूज शिप होते हैं उसमें तमाम सुविधाओं के साथ एक शव गृह भी बनाया जाता है। इस शव गृह में एक साथ लगभग 10 डेड बॉडीज को रखने की सुविधा होती है, जिसे कॉफिन में यात्रा के खत्म होने तक सुरक्षित रखा जाता है। ऐसे में जब जहाज की यात्रा खत्म होती है तो मृतक के परिवार को उनका शव सौंप दिया जाता है, जिसके बाद डेड बॉडी को सभी रीति रिवाजों के साथ दफन कर दिया जाता है। हालांकि छोटे साइज की नाव या बोट में शवगृह मौजूद नहीं होता है। अगर उसमें किसी व्यक्ति की मौत हो जाती है और यात्रा लंबी है तो उस स्थिति में डेड बॉडी को समुद्र में फेंकने के अलावा कोई चारा नहीं बचता है। लेकिन इस तरह के मामले बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि समुद्र में लंबी यात्रा करने के लिए बड़े क्रूज शिप की मदद ली जाती है, जिसमें पहले से ही शवगृह होता है। अब आप समझ ही गए होंगे कि समुद्र में यात्रा के दौरान अगर किसी व्यक्ति की मौत हो जाए तो उसके शव के साथ क्या किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।